हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले लगा करके जाते हो तो आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर आने का 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे जिन भी क्वेश्चन को कराए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे। यानी जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से क्वेश्चन को उठाया गया है, या वो सारे क्वेश्चन होंगे जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं बायो के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि हमारा होने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा नेचुरल रिसोर्स का टॉपिक। और इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, कैसे होता है, डेप्थ में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर से वेटेज की कि बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो इस चैप्टर की वेटेज है 4 से 5 नंबर की। यानी बोर्ड में यहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा। हो सकता है 6 नंबर से पूछ दे, 7 नंबर से पूछ दे, 5 नंबर पूछे, 4 नंबर पूछे, लेकिन 4 से 5 एवरेज पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे क्वेश्चन है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है जहां से यहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा जो है डिकम्पोजर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है वाई आर बैक्टीरिया एंड फंगी कॉल्ड डिकम्पोजर। कह रहा है बैक्टीरिया फंगी को डिकम्पोजर क्यों बोलते हैं भाई? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करता है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर टू द इन्वायरमेंट। और 2 इसका एडवांटेज भी बताना है कि हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर का एडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर डिकम्पोजर नहीं होते तो हमारे इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होता, जितना कचरा जो है जमा होते रहता तो बहुत एक कूड़े का ढेर बन जाता हमारा अर्थ। तो बहुत इसका जो एडवांटेज है आप लोग देख लीजिएगा डिकम्पोजर के बारे में। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड, हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इंपैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। कह रहा है कि जितना भी हमारे पड़ोस में जितना भी कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा होता है, क्या सभी वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी सभी सड़गल के खत्म हो जाते हैं? और अगर नहीं होते हैं और बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़गल के खत्म नहीं होते हैं, तो इसका इंपैक्ट यानी असर हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा? बहुत बुरा असर होता है। इसीलिए प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है और इससे बहुत ज्यादा जो इन्फेक्शन, बहुत हानिकारक जो है गैसेस जो है, पॉइजनस गैसेस जो है निकलती है। और अगर इसको अगर कोई भी अगर डोमेस्टिक एनिमल जैसे बहुत सारे जो है काऊ हो गया या कोई भी एनिमल हो गए, अगर इसको खा पी लेते हैं प्लास्टिक वगैरह को, तो वो जो है मर भी सकते हैं। तो बहुत इसका जो है इम्पैक्ट होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो बहुत असर होता है और सारे के सारे जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं वो सभी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। हाँ, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, जैसे हमारा जो है प्लास्टिक हो गया, ये सारा चीज नहीं भी होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या और कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफाइन इकोसिस्टम, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। कह रहा है कि इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए, और इकोसिस्टम पूछता है भी इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। तो इकोसिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करता है उसका एक पूरा एक डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, और हर इकोसिस्टम का आपको डायग्राम आपके बुक में जो है मिल जाएगा। तो इकोसिस्टम को देख लीजिएगा, उसका डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा कि कैसे कैसे एनर्जी का जो है फ्लो हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बेसिकली पूछता है फूड चेन और फूड वेब के बारे में है। कह रहा है हाउ डज फूड चेन डिफर फ्रॉम ए फूड वेब, मेक ए फूड चेन इन फॉरेस्ट और पॉन्ड। कह रहा है कि जो हमारा फूड चेन है वो फूड वेब से डिफरेंट क्यों है, कैसे है, और अगर है तो एक फॉरेस्ट का फूड चेन बना लीजिए या पॉन्ड का फूड चेन बना लीजिए, बना करके दिखाइए। तो आप लोग फूड चेन देख लीजिएगा, फूड वेब देख लीजिएगा कि क्या होता है। फूड चेन तो सिंपल होता है, 2-3 टॉपिक लेवल का होता है कि ग्रास को जो है हमारा इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को कोई बड़ा जानवर खा रहा है, बड़े जानवर को कोई और बड़ा जानवर खा रहा है, तो ये हमारा फूड चेन हो गया। लेकिन फूड वेब क्या होता है? जहां पे बहुत सारा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्लास 7 में 6 में पढ़ाया जाता होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या और कैसे होता है।
पूछा जाता है फूड चेन और फूड वेब से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, उसी पे है, डिजाइन ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल। कह रहा है कि एक जो जमीनी स्तर का जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल का है फूड चेन आप बना के दिखाइए 4 ट्रॉपिक लेवल का। जैसे इसमें आप ग्रास का बना सकते हैं, इंसेक्ट का बना सकते हैं, इंसेक्ट को जो है स्नेक खाता है, स्नेक को जो है बड़ा चिड़िया खाता है, इसको आप बना करके जो है 4 लेवल तक का आप दिखा सकते हैं कि क्या ट्रॉपिक लेवल होता है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन आप दिखा सकते हैं। एक्वेटिक फूड चेन होता है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आपको एक डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसी पे बेस्ड जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अभी तक का कि अगर इन 6 क्वेश्चन अभी जो है 6 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंचे और इन 6 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर दर्जा दिया जाए तो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है इसको जो है VVI भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट 10% लॉ पे है। तो आप जो है 10% लॉ पढ़ के भी जाइएगा। 10% जो लॉ है, 10% लॉ है, इसको आप पढ़ के ही जाइएगा कि 10% लॉ क्या है और इसको कौन दिया था। और उसी 10% लॉ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन ए फूड चेन इफ एक वैल्यू दिया हुआ है 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर टू इट टू द टर्शियरी कंज्यूमर। कह रहा है कि अगर 10,000 जूल अगर एक फूड चेन है जहां पे हमारे प्रोड्यूसर के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास कितना % एनर्जी जाएगा, उसके बाद जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसके पास कितना एनर्जी का जो है फ्लो होगा, इसके बारे में बात किया है। ये 10% लॉ में आपको पढ़े होंगे कि कैसे कैसे इसका फ्लो होता है। 10% लॉ ही बेस्ड है कि 10% एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका आप फिगर भी आपके बुक में मिल जाएगा कि कैसे जो है सन से जो है एक प्लांट पे जो है एनर्जी मिल रहा है 100 जूल 1000 जूल मिल रहा है, फिर वहां से क्या हो रहा है 10% जो है एनर्जी फ्लो करते जा रहा है, फर्स्ट लेवल सेकंड थर्ड ऐसे करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है कंज्यूमर के पास ये सारा चीज जो है जा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है 10% लॉ करके जो है बुक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख करके ही जाइएगा। उसके बाद अपने बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो बेसिकली कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग। कह रहा है कि कोई 2 हार्मफुल इफेक्ट बताइए प्लास्टिक बैग यूज करने का, और क्या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है कि प्लास्टिक बैग की जगह हम वहां पे यूज करें। तो देखो प्लास्टिक बैग तो गवर्नमेंट बंद कर दिया है, बहुत इसका जो है डिसएडवांटेज है, पॉल्यूशन है, बहुत सारा चीज होता है। और इसका अल्टरनेटिव भी है, आप जो है थैला यूज कर सकते हो, या जो है आजकल जो है पेपर बैग आता है उसको यूज कर सकते हो। तो इसका अल्टरनेटिव है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी थोड़ा सा पॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डीडीटी वाज स्प्रेड इन ए लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। जैसे डीडीटी का छिड़काव होता था पहले मॉस्किटो को, मच्छर को रोकने के लिए लेक वगैरह में, हाउ इट अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विथ लेक। तो क्या रहा है कि जब इस केमिकल का छिड़काव होता था तो इसका इफेक्ट लेक में या दूसरे फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल पे क्या पड़ता था कि नहीं पड़ता था, और अगर पड़ता था तो क्या पड़ता था, उसी के बारे में बताना है। तो इसके बारे में डीडीटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बुरा असर पड़ता था। ये एक केमिकल है, अगर हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा लाइफ स्पेन कम होता है, अलग अलग टाइप की बीमारियां होना शुरू होती है, क्योंकि वो कहीं भी जाए किसी ट्रॉपिक लेवल में ये डीडीटी खत्म नहीं होता था। अगर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ले तो प्लांट को जब कोई बड़ा इंसेक्ट खाता था, जैसे समझ लीजिए प्लांट है, प्लांट के ऊपर अगर मॉस्किटो वगैरह को, जैसे मान लीजिए कि पानी में अगर छिड़काव कर दिया गया मच्छर को भगाने के लिए, तो उस पानी से प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो है डीडीटी का असर उस प्लांट में आ जाएगा। और प्लांट को अगर हम खाते हैं, मान लीजिए किसी आम का पेड़ हो गया या लीची का पेड़ हो गया या कोई भी टमाटर हो गया, तो उसको हम खाते तो अपने फ्रूट में भी उस डीडीटी को छुपा देता है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर भी चला आता है, तो ये ट्रांसफर होते रहता था, इसका बहुत जो है बुरा असर पड़ता था। तो आजकल डीडीटी तो बैन कर दिया गया है, अब चोरी छुपे ये होता है, लेकिन जो है गवर्नमेंट अब इसका जो छिड़काव वगैरह नहीं करवाती है, क्योंकि बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता था हमारे इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे। बहुत सारे जानवर तो मर जाते थे, मछली उछली मर जाती थी सब। तो आप इसको देख लीजिएगा कि क्या और कैसे करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है, व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर
ए कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट आर इट्स कॉज एंड व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। कह रहा है कि ओजोन लेयर जो है उसका डैमेज जो हो रहा है ये हम लोग के लिए सीरियस इशू क्यों है और क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है इसको डैमेज होने से। तो ओजोन यार, अगर ओजोन नहीं हो तो सोचो क्या होगा। जितना भी अल्ट्रा वायलेट रे या अलग अलग टाइप की रे जो आती है और हमारे अर्थ पे, उससे हमको प्रोटेक्ट ओजोन ही करता है। अगर ओजोन नहीं रहे तो सारा सीधे डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आए और अर्थ पे आने के बाद सारे यहाँ का वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा, लोग मरना शुरू कर देंगे, जितना भी प्लांट वगैरह है डैमेज हो जाएगा। हाँ, इसका स्टेप है कि बहुत सारे स्टेप है कि हम ले सकते हैं। जैसे हम जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जैसे CFC एक होता है जो फ्रिज में, एयर कंडीशन में निकलता है, इसको एरिसोल में निकलता है, इसको हम लिमिट कर सकते हैं कि कम से कम CFC निकले। थोड़ा सा AC चलाना बंद कर दे, फ्रिज चलाना बंद कर दे और CFC की जगह दूसरा कोई चीज़ हो जिसको हम फ्रिज में, AC में अगर यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं, तो ओजोन का जो डिप्लीटेशन है, डैमेज है, वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ओजोन का जो है टूटना, डैमेज होना बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि अगर ओजोन खत्म हो गया तो यहाँ पे अर्थ पे हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का था, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं तक हम लोग का सफर था। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके ही पेपर में जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।